मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र सिंह राठौर और आप लोग आधार आईसीएस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पाल और सेन वंश बंगाल के समाप्त किए थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के हमने राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य चालुक्य वंश की तीनों शाखाओं को पढ़ा है। ठीक है। दक्षिण भारत का एक और राजवंश जो है वो है चोल राजवंश। इसका वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि चोल राजवंश से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। प्रत्येक परीक्षाओं में आते हैं। अगर आप इतिहास विषय लेकर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश, या किसी अन्य स्टेट के लिए सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि और उसके अलावा अगर आप किसी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो, ये जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो अगर आप ये वीडियो को एक दो बार देखते हैं जिसमें आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपके प्रश्न लगभग सभी सही हो जाएंगे। तो चोल राजवंश की हम बात करते हैं, तो चोल राजवंश जो है वो उसका प्रारंभिक इतिहास हमें मिलता है संगम युग में। जो संगम काल था, संगम काल जो तीसरी शताब्दी का समय है, तीसरी शताब्दी में संगम युग के नाम से जानते हैं, जहां पर चोल, चेर और पांड्य, ये तीन जो राजवंश थे, इनके शासकों द्वारा बैठकें आयोजित की गई। तीन बैठकें हुई, तीन संगोष्ठी हुई, जिसे संगम के नाम से जानते हैं। तो उस समय जो चोल थे, है ना, उस समय जो चोल थे, चोल शासक थे, अगर हम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य में हमें दो चोल शासकों की जानकारी मिलती है। एक का नाम मिलता है करिकाल और एक का नाम मिलता है कोचोन गनाल, है ना, कोचोन गनाल। तो दो राजाओं की जानकारी मिलती है। हम आपको संगम जो काल है उसके लिए एक अलग से वीडियो देंगे, अलग से उसके लिए क्लास देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनका पतन होता है और फिर 10वीं शताब्दी के मध्य ये उत्कर्ष के रूप में एक ताकतवर शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर कर सामने आते हैं। हम जानते हैं कि जो पल्लव, उस समय पल्लव थे, वो पल्लवों के सामंत के रूप में फिर ये शासन करते हैं कलिकाल के बाद में। इनका जो साम्राज्य था, 10 शताब्दी के बाद जो इनका साम्राज्य था, वो कावेरी और पेन्नार नदी, यानी कि जो पूर्वी समुद्र तट है उसके मध्य था। कावेरी और पेन्नार नदी के मध्य ये शासन करते हैं, ठीक है। तो इनको जानने के स्रोत क्या क्या है? इस वंश को, चोल राजवंश को हेडिंग डालिए चोल राजवंश। इनको जानने के स्रोत क्या क्या है? जानने के स्रोत क्या क्या है? तो तीन स्रोत मिलते हैं हमें जानने के लिए। पहला मिलता है हमें साहित्य, कुछ साहित्य है जिनसे हमें चोल राजवंश की जानकारी मिलती है। दूसरा मिलता है अभिलेख और तीसरा मिलता है सिक्के, कॉइन्स, सिक्के मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें नोट करते चलिए। साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में हमें मिलता है नंबर 1 जय बोंदार। इनकी पुस्तक है कलिंग तुपर्णी, कलिंग तुपर्णी, कलिंग तुपर्णी। कभी भी किसी राइटर का नाम या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो साथ में राइटर वो लेके पढ़ें। जैसे आपका नाम आप बोलते हैं तो सरनेम बोलते हैं ना, वैसे ही इनको पूरा एक साथ बोलें, जय बोंदार की कलिंग तुपर्णी। बहुत अच्छा याद रहता है, इससे याद रहने का तरीका है ना। दूसरा है बुद्ध मित्र की वीर सोलियम, बुद्ध मित्र की वीर सोलियम, ठीक है। थर्ड मिलती है हमें भदंत महानामा, जो कि भदंत महानामा जो कि श्रीलंका या सिंहल के का इतिहास लिखते हैं, ये महावंश और दीपवंश है। तो भदंत महानामा की केवल महावंश में हमें चोलों की जानकारी मिलती है। भदंत महानामा की कौन सी है? ठीक है, महावंश, दीपवंश और महावंश है ना, तो महावंश में जानकारी मिलती है, महावंश। और चौथी पुस्तक जो है आपकी है वो है सेक्लियार, सेक्लियार, सेक्लियार की पेरी पुराणम, पेरी पुराणम। इसके अलावा हमें जो अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख लिखने का काम राजराज प्रथम ने किया था। तो राजराज प्रथम का अभिलेख मिलता है सबसे पहले, राजराज
फर्स्ट इनके दो अभिलेख मिलते हैं हमें, दो अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है लेंडन दानपत्र, लेंडन दानपत्र। दूसरा इन्होंने का जो तंजौर मंदिर है, तंजौर मंदिर में भी इनका अभिलेख मिलता है। तो लेंडन दानपत्र अभिलेख, सेकेंड तंजौर मंदिर अभिलेख, ठीक है। सेकेंड आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र जो फर्स्ट हैं, इनके भी दो अभिलेख मिलते हैं हमें। एक मिलता है तिरुवलगाडु अभिलेख और दूसरा मिलता है करंदे अभिलेख। तिरुवलगाडु अभिलेख, ठीक है, और सेकेंड है करंदे अभिलेख, करंदे अभिलेख। थर्ड नंबर पर आते हैं राजाधिराज, राजाधिराज प्रथम। इनका मिलता है मणिमंगलम अभिलेख, राजाधिराज फर्स्ट, इनका मिलता है मणिमंगलम अभिलेख। फोर्थ जो अभिलेख की जानकारी मिलती है वो मिलती है राजराज थर्ड की। इनका मिलता है तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख, राजराज तृतीय तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख, तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख, ठीक है। चलिए, और जो सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों की बात हम पहले इन अभिलेखों में क्या मिलता है थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में आपको। पहला है कलिंग टूपर्णी। कलिंग टूपर्णी जो जय गोंदार की पुस्तक है, इसमें हमें किलोतुंग फर्स्ट जो शासक था, इनके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। नोट कर चलिए, कलिंग टूपर्णी में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है किलोतुंग प्रथम शासक की, है ना। किलोतुंग एक शासक हुए, आगे हम इनके बारे में बताएंगे आपको विस्तार से। वीर सोलियम जो पुस्तक है, इसमें हमें वीर राजेंद्र की जानकारी मिलती है। वीर सोलियम, वीर राजेंद्र की जानकारी मिलती है। महावंश में हमें श्रीलंका के ही राइटर है, महावंश दीपवंश पुस्तक के राइटर भदंत महानामा, तो श्रीलंका में जो राजेंद्र ने आक्रमण किया उसकी जानकारी मिलती है। पेरी पुराणम में हमें, पेरी पुराणम जो की पुस्तक है उसमें हमें उत्तरवर्ती चोलों की जानकारी मिलती है, उत्तरवर्ती चोलों की जानकारी मिलती है, ठीक है। अभिलेख की बात करते हैं, तो अभिलेख खुदवाने का काम या लिखवाने का काम चोल वंश की जानकारी के लिए, यानी कि अपने राजवंश की जानकारी के लिए जो राजा प्रथम थे, उन्होंने ही अभिलेख लिखवाने की परंपरा को प्रारंभ किया। जो चोल वंश के अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में मिलते हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। 4 भाषाओं में मिलते हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। सबसे अधिक जो अभिलेख इनके अभिलेखों में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो संस्कृत में हुआ है, ठीक है। तो काम की बात है, क्या लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत में इनके सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं चोलों के, ठीक है। तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख जो है, इसमें जो अपने राजाराज प्रथम है, थर्ड है, सॉरी राजराज थर्ड है, तृतीय है, वो बोलते हैं कि मैं होयसेल में यादवों का राजवंश था, तो मैं होयसेल के जो यादव हैं उनके प्रति कृतज्ञता करता हूँ, कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, क्योंकि मैंने उनके सहयोग से पुनः सत्ता को प्राप्त किया है ना। तो यादवों की से जिनको जो हेल्प मिली है उसके लिए कृतज्ञता देते हैं वो तिरुवंतपुरम अभिलेख में। मणिमंगलम अभिलेख में श्रीलंका के विजय की जानकारी मिलती है। करंदे अभिलेख में पश्चिमी चालुक्य यानी कि जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके ऊपर विजय की जानकारी मिलती है। तिरुवलगाडु जो अभिलेख है, तिरुवलगाडु अभिलेख, इसमें वो उत्तर पूर्व भारत या गंगा तक जो विजय की थी इन्होंने, राजेंद्र ने, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और इसमें वो राजेंद्र जो प्रथम है अपने पिता की तुलना राम से करते हैं इस अभिलेख में, है ना। नेक्स्ट जो अपना है अगला अभिलेख, ठीक है, तंजौर मंदिर है, वो मंदिर के ऊपर उत्कीर्ण है, ठीक है, मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। सिक्कों की बात करते हैं, तो चोलों के जो सिक्के हैं, हमें चोलों के जो सिक्के हैं यहाँ नोट करते हैं, वो धवलेश्वरम से मिलते हैं। धवलेश्वरम से चोलों के सिक्के मिलते हैं, धवलेश्वरम से चोलों के सिक्के पाए गए हैं। इनमें इनके जो सोने के सिक्के थे, इनके सोने के सिक्के को हम बोलते थे कांसू। कांसू, कांसू क्या है? गोल्ड कॉइन है। कांसू सोने का सिक्का, सोने के सिक्के को कांसू को कहते हैं, कांसू कहते हैं। और जो साम्राज्य का सबसे बड़ा सिक्का था उसको कल्याणजू कहते हैं।
कल्याणी जो कहते हैं, ये सबसे बड़ा है, बड़ा सिक्का कल्याणी जो कहते हैं। सिक्कों के ऊपर इनके बाघ की आकृति है, बाघ की आकृति बनाई गई है इनके सिक्कों के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब आते हैं चोल जो राजवंश है, इनके जो राजा है, इनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, ठीक है। काफी डिटेल जाने वाला है ये वीडियो आपके लिए, संयम बरतें, समझ कर पढ़ना पड़ेगा, है ना। डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या के लिए, डाउट्स के लिए आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप हमारे जो इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप वीडियोस के लिंक में आपको ग्रुप का जो लिंक है, वीडियोस के लिंक, वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में ऐड होने के लिए, आप वहां से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जब संगम काल था तब एक शासक हुए थे करिकाल। करिकाल के समय चोल साम्राज्य ताकतवर हो गया था। करिकाल 190 ईस्वी में के बाद समाप्त हो जाता है, या ये अंधकार में आ जाता है, इनका चोल वंश अंधकार में आ जाता है। और ये क्योंकि इस समय जो पल्लव है वो इनको समाप्त कर देते हैं, और जो चोल थे उनको सामंत बना लेते हैं। तो पल्लवों के सामंत के रूप में काम करते हैं वो 190 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक। इतना लंबा समय जो था इनका, राजवंश के रूप में नहीं बल्कि सामंत के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये इस वंश के लिए क्या है, ये समय जो है वो अंधकार का समय है, अंधकार का समय है। क्या होता है 850 ईस्वी में? 850 ईस्वी में चोलों का फिर से प्रकाश युग आता है, ठीक है, या विजय युग आता है, प्रकाश युग आता है, प्रकाश युग का समय आता है इनका 850 ईस्वी के बाद से, या विजय युग आता है। और ये जो प्रकाश युग में लाने का काम करते हैं, उन शासक का नाम है विजयालय। क्या नाम आता है? विजय युग का प्रारंभ करते हैं विजयालय, विजयालय शासक बनते हैं। कैसे सामंत हैं ये, क्या करते हैं ये 850 ईस्वी में तंजौर में सामंत के रूप में रह रहे हैं, पल्लवों के सामंत हैं, ठीक है। परिस्थिति क्या है इस समय की कंडीशन देखें तो जो पल्लव है और पांड्य है ये आपस में लड़ रहे हैं, संघर्षरत है, आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध चल रहा है किसका? पल्लवों का और पांड्य का, पल्लव और पांड्य का संघर्ष चल रहा है, जिसका लाभ लेते हैं कौन? विजयालय को इसका लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है घटना? पल्लव और पांड्य आपस में युद्धरत हैं, पल्लवों के सामंत हैं चोल, है ना, संघर्ष कर रहे हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा? विजयालय को मिलेगा। तो दोनों आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, जिसमें क्या करता है विजयालय? तंजौर के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्योंकि यहीं पे सामंत के रूप में काम कर रहा था ये। तो तंजौर पे विजयालय कब्जा कर लेते हैं और उसको अपनी राजधानी बना देते हैं और शासक बन जाते हैं यहाँ के, है ना। तो विजयालय क्या करते हैं? इस युद्ध का लाभ उठाते हैं और तंजौर पर कब्जा कर लेते हैं, इनकी राजधानी बन जाती है, राजधानी बन जाती है तंजौर। और उसके उपलक्ष्य में वो उपाधि धारण करते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? तंजौर में उन्होंने राजधानी बना दी, उपाधि धारण करते हैं, उपाधि नर केसरी की उपाधि धारण करते हैं, नर केसरी की उपाधि धारण करते हैं। एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य करते हैं वो तंजौर में ही एक माता का, शक्ति का मंदिर बनाते हैं ना। तो तंजौर में ही शक्ति मंदिर बनाते हैं, शक्ति का मंदिर का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर अगले जो शासक आते हैं इनके बाद, वो आते हैं आदित्य प्रथम। विजयालय के काम आपको समझ में आ गए। अगले आते हैं आदित्य प्रथम, आदित्य फर्स्ट आते हैं नेक्स्ट शासक। ये विजयालय के पुत्र हैं, है ना। और आते से क्या करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर जो है पल्लव जो है ना, पल्लवों के सामंत रहे हैं। तो पल्लवों के जो राजा हैं वो हैं अपराजित, अपराजित, है ना, अपराजित पल्लवों के शासक है इस समय। तो अभी भी पल्लव जो है उनका समर्थन करते हैं ये जो चोल हैं वो, क्योंकि लंबे समय तक सामंत रहे हैं। तो पल्लव और पांड्य का जो युद्ध होता है पेरुम्बियम में, पेरुम्बंदूर में के पास में है पेरुम्बियम, है ना, वहां पर जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो अपराजित राजा हैं यानी कि आदित्य क्या करते हैं, पल्लव और पांड्य का युद्ध हो रहा है,
पल्लव और पांड्य का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जो आदित्य है, युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध हो रहा है पेरुम्बियम में, पेरम्बदूर में ना, पेरम्बदूर में युद्ध हो रहा है। इसमें जो आदित्य है वो पल्लवों का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और इनकी मदद से ही जो पल्लव विजय प्राप्त करते हैं और पांड्य हार जाते हैं। इसमें पांड्यों की हार हो जाती है। ठीक है, पांड्य हार गए। पल्लव शासक कौन है? पल्लव के शासक का नाम है अपराजित। अपराजित जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। युद्ध में विजय के बाद अपराजित अपने विजय का उत्सव मना रहे हैं। यहीं पर आदित्य प्रथम भी हैं, इस उत्सव में शामिल हैं। आदित्य प्रथम विश्वासघात करते हैं और अपराजित की हत्या कर देते हैं इसी उत्सव में, है ना। आदित्य प्रथम विश्वासघात करते हैं और अपराजित की हत्या कर देते हैं और पूरे पल्लव साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। काम की बात है, पूरे पल्लव साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लेते हैं। बड़े शासक बन गए वो आदित्य प्रथम, सत्तासीन हो गए। और सत्तासीन होने के बाद वो क्या करते हैं? कावेरी नदी के दोनों तट के ऊपर, कावेरी नदी के दोनों तट के ऊपर, इधर राइट और लेफ्ट दोनों तट के ऊपर शिव मंदिर का निर्माण करते हैं, शिव मंदिर बनाते हैं। यानी कि सत्तासीन होने के बाद इस उपलक्ष्य में वो कावेरी के दोनों तटों पर शिव मंदिर बनाते हैं। आदित्य फर्स्ट जो है उसका पुत्र का नाम है परांतक। आदित्य फर्स्ट के पुत्र का नाम क्या है? परांतक है। परांतक, परांतक का जो विवाह है वो चेर राजकुमारी से करवाते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पुत्र का विवाह चेर राजकुमारी से कराते हैं, चेर राजवंश। और राजवंश में विवाह होने के बाद ये भी राजवंश की श्रेणी में, चोल भी राजवंश की श्रेणी में आ जाते हैं। तो परांतक का विवाह किससे कराते हैं? वो चेर राजकुमारी से करवाते हैं, चेर वंश की राजकुमारी से करवाते हैं और राजवंश की कोटि में ये शामिल रहते हैं। विवाह बहुत अच्छी नीति होती है साम्राज्य विस्तार के लिए। इतिहास हमें अभी तक यही सिखाता आ रहा है। ठीक है, परांतक प्रथम अगले शासक बनते हैं। आदित्य फर्स्ट के बाद में अगले शासक आते हैं परांतक प्रथम। परांतक फर्स्ट नेक्स्ट राजा बनते हैं। ठीक है, उपाधि बात करें तो उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधि धारण कर ली है, क्योंकि अब साम्राज्य में शामिल हो गए हैं ये। तो इनकी उपाधि लिखते हैं हम लोग। उपाधि क्या क्या उपाधियां हैं इनकी? बहुत सारी उपाधियां हैं। उत्तम चोल, उत्तम चोल, है ना। वीर चोल, वीर चोल, और मधुरे कोंड। कोंड का अर्थ जानते हैं क्या होता है? विजेता, है ना। मधुरे को जिताना होता है, मधुरे कोंड, मधुरे कोंड। और लास्ट संग्राम राघव, एक और जो महत्वपूर्ण है काम, चार तो आपको याद रखना है। संग्राम राघव ये उपाधि धारण करते हैं। और जो तंजौर में चिदंबरम का मंदिर है, तंजौर में चिदंबरम का मंदिर है, उस पर सोने का कलश चढ़वाते हैं। इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य है। चिदंबरम तंजौर मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाते हैं। इन्होंने लौह और रक्त की नीति को अपनाया है, लौह और रक्त की नीति को अपनाते हैं। उपलब्धि की बात करें तो इनकी जो उपलब्धियां हैं, हमें इनके अभिलेख मिलते हैं, है ना। अभिलेख जो महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं? दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है इनका। अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख में इनका मिलता है, एक मिलता है उत्तर मेरु अभिलेख फर्स्ट और उत्तर मेरु अभिलेख सेकेंड, है ना। तो उत्तर मेरु अभिलेख और ये भी है उत्तर मेरु अभिलेख। तो फर्स्ट है, ये सेकेंड है। जो फर्स्ट उत्तर मेरु अभिलेख है ये 919 ईस्वी का है। काम का है, डेट आपका रखना है। यहाँ से प्रश्न आया है परीक्षा में, इसलिए आपको इसको और अंदर घुसा रहा हूँ ना, आपको और डिटेल में जाने के प्रयास कर रहे हैं। ये 927 ईस्वी का है। ठीक है, उत्तर मेरु अभिलेख 919 का है, दूसरा 927 ईस्वी का है। ये जो अभिलेख है ये परांतक प्रथम के सांस्कृतिक कार्यों की जानकारी देता है। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यों की जानकारी देता है। दोनों उत्तर मेरु अभिलेख में हमें ग्राम प्रशासन
की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि चोल राजवंश का ग्राम प्रशासन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्राम प्रशासन। चोलों ने उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो उत्तर मेरु अभिलेख में हमें ग्राम प्रशासन को स्वायत्तता देने का या उनकी प्रशासन करने के तरीकों की जानकारी का वर्णन मिल जाता है। बहुत ही काम की इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया इनका सांस्कृतिक उपलब्धि के अंतर्गत हो गया। दूसरा है प्रांतक राजनीति में क्या करते हैं, तो युद्ध लड़ते हैं। एक युद्ध लड़ते हैं वेल्लूर का और एक युद्ध लड़ते हैं वो तक्कोलम का। ठीक है, तो दो युद्ध हो गए इनके प्रांतक के। कौन कौन से हो गए, एक हो गया वेल्लूर का युद्ध हो गया, वेल्लूर का युद्ध हो गया। दूसरा हो गया इनका तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध। वेल्लूर के युद्ध की बात करते हैं, क्या होता है वेल्लूर के युद्ध में। तो परांतक प्रथम है इधर, उधर पांड्य, क्योंकि पल्लव तो समाप्त हो गए, तो पांड्य और सिंहल दोनों संयुक्त रूप से युद्ध करते हैं प्रांतक फर्स्ट के खिलाफ, है ना। तो पांड्य वेल्लूर के युद्ध में क्या होता है, इधर तो प्रांतक हो गए, परांतक फर्स्ट हो गए, वर्सेस युद्ध जो होता है इनका वो होता है पांड्य प्लस सिंहल मतलब श्रीलंका। पांड्य जो शासक थे इस समय वो थे राज सिंह सेकेंड, राज सिंह द्वितीय, पांड्य वंश के शासक थे। और सेकेंड जो इनके आपके हैं सिंहल के जो राजा थे वो थे महेंद्र चौथे नंबर के, महेंद्र चतुर्थ। यहां पर हम बात करें कि जो सिंहल ने पांड्य का साथ दिया था, ऐसा कहा जाता है कि पांड्यों के पास इंद्र का हार था, जिसे निर्मल हार कहते थे। हार जानते ना आप लोग, इंद्र का हार था, है ना। तो इनको सिंहल को इसके बदले में जो इंद्र का निर्मल हार है वो मिला और बहुत बड़ी मात्रा में धन इनको मिलने वाला था। लेकिन इन दोनों की संयुक्त शक्ति को परांतक प्रथम हरा देते हैं, है ना। और पांड्य की राजधानी जो मदुरै थी उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। परांतक प्रथम पांड्य और सिंहल यानी कि राजराज द्वितीय और महेंद्र चतुर्थ दोनों की संयुक्त सेना को, संयुक्त शक्ति को परांतक प्रथम हरा देते हैं और पांड्य की राजधानी मदुरै पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो पांड्य की राजधानी मदुरै पर भी इनका अधिकार हो जाता है। फिर बाद में वो अगला युद्ध लड़ते हैं, तक्कोलम का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो वेल्लूर के युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तक्कोलम के युद्ध में ऐसा परिणाम नहीं निकलता। तक्कोलम का युद्ध हो रहा है राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट शासक तृतीय है इस समय। राष्ट्रकूट शासक कौन है, कृष्ण तृतीय, है ना। तो तक्कोलम का युद्ध जो हो रहा है वो हो रहा है आपका परांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के बीच, कृष्ण थर्ड के बीच, जो कि राष्ट्रकूट वंश के हैं, ये राष्ट्रकूट वंश के हैं कृष्ण थर्ड। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम परांतक प्रथम के लिए हानिकारक होता है। परांतक फर्स्ट इसमें हार जाते हैं और चोल फिर से पुनः अंधकार में चला जाता है। चोल पुनः अंधकार युग में चला जाता है। इसके बाद कुछ शासक आते हैं लेकिन वो कमजोर रहते हैं। जैसे नाम हमको मिलते हैं, मदिरादित्य मिलते हैं। परांतक के बाद अगले शासक आते हैं, नेक्स्ट मदिरादित्य मिलते हैं। इसमें ये हार गए ना, मदिरादित्य मिलते हैं। मदिरादित्य, इनकी राजनीति में तो कोई रुचि नहीं है, धर्म में रुचि रखते हैं, कोई उपलब्धियां भी नहीं है कि हम पढ़ाएं इनको, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर परांतक द्वितीय आते हैं। ठीक है, परांतक मदिरादित्य के बाद आते हैं परांतक सेकेंड आते हैं। परांतक सेकेंड के बारे में बात करें तो परांतक सेकेंड जो है, इन्हें सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। ब्यूटीफुल चोल है ये, सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है इनको। बस यही काम का है इनके लिए। ठीक है, फिर अगले एक प्रतापी शासक आते हैं, उनका नाम है अरियमोल वर्मन। क्या नाम है, अरियमोल वर्मन। अरियमोल वर्मन, इन्हें ही ये अरियमोल वर्मन जो है वो राजराज प्रथम के नाम से, की उपाधि के नाम से सत्तासीन होते हैं। इनका मूल नाम था अरियमोल वर्मन। तो राजराज फर्स्ट
के नाम से ही सत्तासीन होते हैं। समय इनका आपको याद रखना पड़ेगा 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक 1014 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। राजराज फर्स्ट, इनसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, क्योंकि इन्हें चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नोट करिए, ये चोल राजवंश के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है बृहदेश्वर, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजौर में बनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसे। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं, ये बनाते हैं। ये जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है। यहाँ की इस मंदिर की जो विशेषता है कि इसमें शिव के अलावा, जो शिव की मूर्ति तो लगी है, इसके अलावा इन राज प्रथम और इनकी पत्नी लोक महादेवी, इन दोनों की मूर्ति इस मंदिर की दीवारों पर लगी हुई है ना। दीवारों पर इनकी पत्नी लोक महादेवी के साथ राज प्रथम की मूर्तियां भी इसमें लगी है। और बृहदेश्वर मंदिर किसका है? शिव को समर्पित है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो चोल को शक्तिशाली राजवंश के रूप में खड़ा कर देते हैं। पुनः राजराज प्रथम, फिर से प्रकाश युग प्रारंभ होता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, आप तरक्की करते हैं, आप सफल होते हैं, तो आपको रोकने के लिए बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। इतिहास तो यही सिखा रहा है हमें, है ना। तो होता क्या है कि इस समय जो चालुक्य वंश है वो शक्तिशाली वंश है। तो लंबे समय तक, इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला चोल और चालुक्य संघर्ष का जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है राजराज प्रथम से, ठीक है। यानी कि राजराज प्रथम के साथ ही चोल और चालुक्य के बीच चलने वाला लंबा संघर्ष का इतिहास प्रारंभ होता है, ठीक है। इतिहास में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले व्यक्ति हैं राजराज प्रथम। लगभग 12 उपाधियां धारण करी उन्होंने, है ना। 12 उपाधियां धारण करी हैं, सबसे अधिक उपाधि धारण करी हैं। अब बात करते हैं जो आपस में इनका युद्ध हो रहा है, चालुक्य और चोल का जो युद्ध हो रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चालुक्यों की 2 शाखाएं हैं, एक है पश्चिमी चालुक्य और एक है वेंगी, यानी कि जो कि इस समय पूर्वी चालुक्य है ना। पूर्वी चालुक्य के रूप में हम वेंगी को जानते हैं। और पश्चिमी चालुक्य आपके एक ताकतवर शासक थे पश्चिमी चालुक्य, ठीक है। तो जो चोल है वो इनके बीच में फंसे हुए हैं। चोल, पश्चिमी चालुक्य और चोल दोनों बराबर की सत्ता है, दोनों बराबर रूप से सत्तासीन है, सत्ता है, बराबर की सत्ता है। दोनों दक्षिण में शक्तिशाली। तो दोनों चोल और पश्चिमी चालुक्य दोनों बराबर की सत्ता है और दोनों दक्षिण की शक्ति बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एक घटना घट जाती है इस समय। जो वेंगी के शासक हैं, वेंगी के जो शासक हैं इस समय, वेंगी के जो चालुक्य शासक हैं, वेंगी के जो चालुक्य शासक हैं, वेंगी के, उनका नाम है दानाड़व। क्या नाम है उनका? दानाड़व है। और इनके जो सेनापति हैं वो है चोंड भीम। सेनापति कौन है इनके? चोंड भीम सेनापति हैं। तो चोंड भीम क्या करते हैं? दानाड़व की हत्या कर देते हैं। और चोंड भीम राजा बनना चाहते हैं, दानाड़व की हत्या कर देते हैं। और जो पूर्वी चालुक्य है उनसे समर्थन भी ले लेते हैं। लेकिन दानाड़व की 2 संतानें हैं। एक का नाम है शक्तिवर्मन प्रथम, बोलते हैं इसे शक्तिवर्मन फर्स्ट, और एक है विमलादित्य। तो शक्तिवर्मन और विमलादित्य, ये 2 संतानें हैं दानाड़व की। इन्होंने इसकी कर दी हत्या, ठीक है। ये ऑफ हो गए। शक्तिवर्मन और विमलादित्य ये दोनों भी छोटे हैं, है ना। तो चोंड भीम शासक बन जाते हैं कहाँ के? वेंगी के। दानाड़व की हत्या करने के बाद, और पश्चिमी चालुक्य जो शासन था उनसे समर्थन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो शक्तिवर्मन और विमलादित्य दोनों भागकर चोल
के संरक्षण में आ जाते हैं, राजराज प्रथम के पास चले जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। ठीक है, तो राजराज प्रथम क्या करते हैं, राजराज प्रथम इन्हें सहायता देते हैं और अपने बेटे राजेंद्र फर्स्ट के नेतृत्व में, राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में एक सेना बनाते हैं और वेंगी भेजते हैं। ठीक है, ये सेना क्या करती है, चोंड भीम की हत्या कर देती है और वेंगी में फिर से, ठीक है, वेंगी में फिर से क्या होता है, पुनः ये सत्याश्री और शक्ति वर्मन और विमलादित्य, शक्ति वर्मन और विमलादित्य के पास सत्ता वापस आ जाती है। ये सेना क्या करती है, चोन भीम की हत्या कर देती है और पश्चिमी चालुक्य के शासक जो है सत्याश्रय इस समय है, जो उनको समर्थन देते हैं, वो भी भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं सत्याश्रय जो कि पश्चिमी चालुक्य के शासक थे। अब आगे क्या करते हैं, इतना सब कुछ कर दिया तो कुछ तो करेंगे राजराज प्रथम। तो वो क्या करते हैं, राजराज प्रथम की जो बेटी है उसका नाम है कुंदवा। राजराज प्रथम की बेटी का नाम क्या है, कुंदवा। कुंदवा इनकी बेटी का नाम है, पुत्री का नाम है। राजराज फर्स्ट की बेटी का नाम है कुंदवा। तो कुंदवा का विवाह वो किससे करते हैं, ठीक है, विमलादित्य से कर देते हैं। तो विमलादित्य जो थे, जो विमलादित्य हैं, उनका विवाह अपनी पुत्री कुंदवादित्य से कर देते हैं और शक्ति वर्मन को वेंगी का अगला शासक बना देते हैं, इसको वेंगी का शासक बना देते हैं। नेक्स्ट कौन बनाते हैं, राजराज प्रथम, और विमलादित्य से शादी कर देते हैं, कुंदवा की शादी कर देते हैं। ठीक है, और इतना सब करने के बाद, क्योंकि ये छोटे हैं बच्चे, अभी मासूम है, उस तरह के शक्तिशाली शासक के रूप में अभी नहीं उभर पाए हैं, और वेंगी जो है वो चोलों के संरक्षण में उनके संरक्षित राज्य बन जाता है। ठीक है, वेंगी क्या बन जाता है, चोलों का संरक्षित राज्य बन जाता है। ठीक है, और ये जो घटना घटती है, इस घटना के बाद से ही चोल और चालुक्यों के बीच लगभग 200 वर्षों तक चलने वाला एक संघर्ष प्रारंभ होता है। चोल और चालुक्य के मध्य लगभग 200 वर्ष तक चलने वाला एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। होता क्या है, राजराज फर्स्ट, ठीक है, राजराज फर्स्ट और पश्चिमी चालुक्य, है ना, के बीच जो युद्ध होता है। पश्चिमी चालुक्य के शासक कौन है, सत्याश्रय हैं। ठीक है, और राजराज फर्स्ट की तरफ से जो लड़ रहे हैं युवराज वो है राजेंद्र प्रथम है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, तो नोट करते हैं अपन इसको, जो 200 वर्ष का इनका संघर्ष प्रारंभ होता है उसकी बात कर रहे हैं। राजराज प्रथम के पुत्र हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी चालुक्य की बात कर रहे हैं। पश्चिमी चालुक्य के शासक कौन है, पश्चिमी चालुक्य के शासक हैं सत्याश्रय हैं। इधर राजराज के पुत्र हैं राजेंद्र फर्स्ट हैं। इन राजेंद्र फर्स्ट जो युवराज हैं वो सत्याश्रय के ऊपर आक्रमण करेंगे। इसके युद्ध का उल्लेख हमें तिरुवलगाडु अभिलेख में मिलता है, होट्टुर अभिलेख में मिलता है। तिरुवलगाडु और होट्टुर अभिलेख में मिल जाता है ना, क्या मिलता है, तिरुवलगाडु अभिलेख में मिलता है, जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि हमने पश्चिमी चालुक्य पर आक्रमण किया है। और क्या मिलता है कि हमने, यानी कि चोलों ने पश्चिमी चालुक्य पर आक्रमण किया है और आक्रमण करने के बाद इन्हें मेमने की तरह भागने के लिए बाध्य कर दिया है। होट्टुर अभिलेख में हमें मिलता है कि 9 लाख सेना के साथ, होट्टुर अभिलेख का उल्लेख लिखेंगे, 9 लाख सेना के साथ राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया और मानवता को रौंद दिया। ठीक है, और क्या मिलता है कि मानवता के इस दुश्मन को हमने वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया है, यानी कि वो सत्याश्रय के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सत्याश्रय पराजित होते हैं, भागने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अलावा राजराज जो प्रथम है वो केरल, पांड्य और सिंहल पे भी अभियान करते हैं। ठीक है, केरल में हम बात करें तो केरल में इस समय चेर राजवंश है। तो पहले हम केरल की बात करेंगे। तो राजराज फर्स्ट वर्सेस आपका चेर है ना, यानी कि चोल और चेर के जो शासक हैं, चेर मतलब केरल में आएगा ये। इस समय केरल के जो राजा हैं, चेर वंश के जो शासक हैं वो है रवि वर्मा है। ठीक है,
इन दोनों के बीच युद्ध होता है। ठीक है, इसमें चेर हार जाते हैं और हारने के बाद राजराज प्रथम उपाधि धारण करते हैं। क्या उपाधि धारण करते हैं? कांडलूर साले कल मारुत, है ना, की उपाधि धारण करते हैं, है ना। इसमें ये हार गए और राजराज फर्स्ट जीतने के बाद कांडलूर साले कल मारुत की उपाधि धारण करते हैं, है ना। कांडलूर साले कल मारुत, है ना, साले कल मारुत की उपाधि धारण करते हैं, है ना। ये मरुत है, कल मरुत की उपाधि धारण करते हैं। काम की उपाधि है, बहुत पूछता है परीक्षा में। कांडलूर साले कल मरुत की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो राजराज प्रथम धारण करते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं पांड्य। तो केरल में अभी अब इन्होंने जीत लिया, है ना, केरल के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, चेर राजवंश को भी समाप्त कर दिया। फिर राजराज अगला युद्ध लड़ते हैं पांड्य से। पांड्य शासक है असर भुजंग। क्या नाम है उनका? असर भुजंग। पांड्य आते हैं, पांड्य शासक हैं असर भुजंग। भुजंग मतलब सर्प होता है ना, असर भुजंग शासक हैं। इसमें क्या करते हैं वो, जो विलिंद का किला है, विलिंद के किले को राजराज जीत लेते हैं। राजराज प्रथम विलिंद के किले को जीत लेते हैं और उपाधि धारण करते हैं मदुरै कोंड या मधुरांतर। दो उपाधि धारण करते हैं यहाँ पे, मदुरै कोंड और मधुरांतर। मदुरै कोंड एवं मधुरांतर की उपाधि धारण करते हैं, है ना। हम बता चुके हैं पहले ही आपको कि राजराज प्रथम इतिहास में सर्वाधिक उपाधि धारण करने वाले शासक हैं। 12 उपाधि धारण करते हैं ये, है ना। कंटिन्यू है, भी चल रही है इनकी उपाधियां, है ना। तो ये उपाधि भी काम की है, मधुरा कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी। फिर आते हैं राजराज प्रथम आक्रमण करते हैं सिंहल के ऊपर करते हैं। सिंहल को कैसे छोड़ेंगे ये, क्योंकि ये पांड्य का सहायता कर रहे थे, अभी तक पांड्य की हेल्प कर रहे हैं सब लोग। सिंहल की बात करें तो इनका यही अपराध है कि ये रवि वर्मा, जिन्हें हम भास्कर वर्मा के नाम से भी जानते हैं, जो कि चेर राजा थे, है ना, ये इनका समर्थन कर रहे थे, है ना। कौन? सिंहल। सिंहल शासक कौन है? महेंद्र पंचम आ गए हैं, है ना, महेंद्र फिफ्थ आ गए हैं, महेंद्र पंचम आ गए हैं। और इनका यही अपराध है कि ये भास्कर वर्मा या रवि वर्मा का समर्थन कर रहे हैं। महेंद्र पंचम इस युद्ध में हार जाते हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है और इसका उल्लेख हमें मिलता है तिरुवलगाड़ू अभिलेख में, है ना, तिरुवलगाड़ू अभिलेख में। इस युद्ध में जो चोल हैं वो अपनी नौसेना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंहल जाना है, नौसेना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला युद्ध है इनका नौसेना वाला। ठीक है, नौसेना इनकी बड़ी विकसित थी, इस युद्ध से हमको समझ में आता है। परिणाम क्या होता है इस युद्ध का? परिणाम ये होता है कि जो श्रीलंका है, उस समय हम इसे सिंहल कहते थे। सिंहल की जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? अनुराधापुरम। अनुराधापुरम। अनुराधा जो पुरम है उसको वो नष्ट कर देते हैं और उसके स्थान पर चोल अपनी चोलों की एक नई राजधानी बनाते हैं, पोलो नरुवा। चोल यहाँ पर सिंहल में एक नई राजधानी बनाते हैं जहां पर चोल शासन करेंगे। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पोलो नरुवा। पोलो नरुवा नाम से एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं, चोलों की राजधानी। साथ ही सिंहल का भी नाम बदलकर वो रख देते हैं मामुंडी चोलपुरम कर देते हैं। सिंहल का भी नाम बदलकर क्या नाम रख देते हैं? मामुंडी चोलपुरम रख देते हैं, नाम बदलकर मामुंडी चोलपुरम नाम रख देते हैं। और मामुंडी चोल देव की उपाधि धारण करते हैं। एक और उपाधि हो गई इनकी, उपाधि क्या है? मामुंडी चोल देव की उपाधि धारण करते हैं। मामुंडी चोल देव की उपाधि धारण करते हैं। क्लियर? एक और उपाधि धारण करते हैं, है ना, जननाथ मंगलम की उपाधि धारण करते हैं। जननाथ मंगलम की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, दो उपाधियां ये होंगी। इसके बाद ये मालदीव पर भी अभियान करते हैं, है ना।
तो मालदीव पर भी इन्होंने अभियान किया, मालदीव तक पहुंच जाते हैं। क्लियर। अब अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट बनते हैं, जो कि इनके पुत्र हैं, राजा प्रथम के पुत्र हैं। तो राजेंद्र प्रथम के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको इतना भी तो याद करना है, समझना पड़ेगा। तो अगले क्लास में हम राजेंद्र फर्स्ट पढ़ेंगे। चोल काफी बड़ा है आपका, लगभग 2 लेक्चर में और जाएगा ये, है ना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।